बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ई कैट का लेक्चर नंबर 22 जो कि बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 से 3.5 कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर लिया गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे फाइंड आउट होता था। दोबारा आज इसको रिवाइज कर लेते हैं जी। ठीक है जी। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी दिया हुआ 2/2 डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट एंड डिफाइंड एज। तो कैसे फाइंड आउट करते थे, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है ना, ए को डी के साथ फिर माइनस साइन बी को सी के साथ किया, तो जैसे कि हमारे पास सी ऑप्शन है। इसी तरह ठीक है जी। अब मेरे पास एक एमसीक्यू है, कहते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। अगर मेरे पास मैट्रिक्स सिंगल टन है यानी सिंगल एलिमेंट है उसमें, तो आपने क्या करना है, जो भी उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो जो भी उसमें एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है ना। जैसे कि इसमें एलिमेंट क्या है ए, तो इसका डिटर्मिनेंट भी ए होगा। अगर सपोज यहाँ पे ए 2 होता तो उसका आंसर 2 होना था। अगर सपोज -2 होता तो उसका आंसर -2 होना था। चलिए जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है। कहते हैं जी इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ वन रो आर कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0। अगर किसी मैट्रिक्स में ठीक है जी किसी एक रो या एक कॉलम के ठीक है अगर तमाम के तमाम एलिमेंट 0 हों तो फिर उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। कब 0 होगी, जब मैट्रिक्स के किसी एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हों तो उसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। हाँ जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 हम मूव करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 4 में है, कहते हैं जी इफ़ एनी 2 रोज आर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मीन कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम हैं, ठीक है ना, एक जैसी हैं, तो फिर उसके डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या होगा, वो भी 0 होगा जी। ठीक है जी, वो भी 0 होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है। कहते हैं जी इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज आर कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है जी, 2 रोज आर कॉलम्स इंटरचेंज। जब 2 रोज या कॉलम्स को आपस में चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं या बदल देते हैं, तो फिर डिटर्मिनेंट में माइनस का या साइन का फ़र्क पड़ता होता है। ठीक है ना। तो फिर आंसर क्या होगा, अगर उसका आंसर ए डिटर्मिनेंट था तो चेंज करने के बाद उसका आंसर -a डिटर्मिनेंट होगा, यानी साइन चेंज कर देते हैं। हाँ जी। एमसीक्यू नंबर हमारे पास क्या है जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 और एमसीक्यू नंबर 6 बनता है। प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम होती है। यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स का जो आंसर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। एमसीक्यू नंबर 6 में जैसे बता रहा है, कहता है कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के ए माइनस ए के, या ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, या -a ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। तो ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, याद रखना है आप लोगों ने, वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अब मूव करते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है, कहते हैं जी इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड k इज़ एनी नॉन ज़ीरो स्केलर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास है, देन
के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, के ए का डिटर्मिनेंट। तो आपने ना ये बात याद रखनी है कि ए का जो भी ऑर्डर है, जैसे कि यहाँ पे कितना ऑर्डर है, एन ऑर्डर है, तो फिर वो जो के होगा डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो उसकी पावर में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी। तो ए का ऑर्डर कितना था, के एन, तो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। जैसे कि MCQ नंबर 7 ज़रा गौर कीजिएगा। कहते हैं जी इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कितने का ऑर्डर है, 3/3 का है, देन के ए इज इक्वल टू किसके होगा जी, ए ऑप्शन में के ए या के क्यूब ए या के 6 ए डिटर्मिनेंट या के 9 ए डिटर्मिनेंट, तो किसके इक्वल होगा। हाँ जी, अभी ऊपर जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी कि के ए, तो के जब डिटर्मिनेंट से बाहर होगा जितना के का ए का ऑर्डर होगा उतनी के की पावर बनेगी। अब यहाँ पे ऑर्डर ए का कितना है, 3/3 यानी 3 होगा, तो के जब डिटर्मिनेंट से बाहर होगा तो उसकी पावर 3 हो जाएगा। अब इसी तरह MCQ नंबर 8 हमारे पास है। कहते हैं जी इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या 2/2 भी लिख सकता है, देन के ए किसके इक्वल होगा, तो के डिटर्मिनेंट से बाहर आ गया तो के की कितनी पावर हो जाएगी, 2 और साथ ए का डिटर्मिनेंट, जैसे कि डी ऑप्शन हमारे पास है जी। अब मूव करते हैं MCQ नंबर 9 जो कि आपका 8 MCQ का ही है। कहते हैं जी इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A11 A12 A21 A22 हैं और B एक मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट थे उनको के के साथ मल्टीप्लाई करके बी बनाया गया है। तो कहते हैं जी फिर बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ठीक है ना, तो के को मल्टीप्लाई बेसिकली कर रहा है तो के डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना था, 2/2 या सिंपली 2 भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब मूव करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2 का कैसे फाइंड आउट कर होता था, मेन डायगोनल के हम एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते थे और सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज कर देते थे। जैसे कि कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके पास आ रही है जी, ठीक है जी, कौन सी ऑप्शन आ रही है, बी ऑप्शन। इसी तरह इन्वर्स फाइंड आउट करने का क्या प्रोसीजर हुआ करता था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए का ए एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता था, जैसे कि हमारे पास सी ऑप्शन है जी। ओके हो गया। अब MCQ नंबर 12 जी, ठीक है जी, कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इन्वर्स, तो किस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का, कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है जी, किसका इन्वर्स नहीं होता। तो हाँ जी, किसका नहीं होता, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता जी, किसका, सिंगुलर मैट्रिक्स का। क्यों, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो समथिंग ओवर 0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाता है। तो लिहाजा फिर 12 MCQ का क्या आंसर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। MCQ नंबर 13 हमारे पास है, क्या है, हाँ जी, कहता है कि इफ़ ए इज़ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जी, ठीक है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा जी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इन्वर्स पे इन्वर्स आ जाए तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच जाएगा, सिंपल ए बच जाएगा, जैसे कि आपके पास है बी ऑप्शन है। MCQ नंबर 14 जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, कहता है जी इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ए बी का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा जी। ए ऑप्शन में ए का ए इन्वर्स, बी में 1/AB, सी में बी इन्वर्स ए इन्वर्स, या सिंपल ए बी किसके इक्वल होगा। हाँ जी, अब जैसे कि लास्ट आपने ट्रांसपोज में देखा था कि ए बी का होल इन्वर्स हो तो मल्टीप्लिकेशन में अलग-अलग करें तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, सेम इन्वर्स में भी क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स है तो सब जब सेपरेट करेंगे तो पहले बी का इन्वर्स आएगा और फिर बाद में ए का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि सी ऑप्शन है। अच्छा जी, MCQ नंबर 15 कहता है जी इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू बी देन एक्स किसके इक्वल होगा।
ठीक है जी। अक्सर का तो यही होगा, फ़ौरन बता देंगे कि ए इनवर्स इंटू बी होगा, ठीक है ना, मगर ये गलत ऑप्शन है। आपने याद रखना है कि ए की पोजीशन फर्स्ट पे है कि सेकंड पे है। अगर ए फर्स्ट पे होगा तो इनवर्स भी फर्स्ट होगा, अगर ए सेकंड में तो इनवर्स भी सेकंड में यानी बाद में होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। तो x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स होगा। ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखनी है। अच्छा जी, अब MCQ नंबर 16 में कहता है द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इनवर्स बताना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, एडजॉइंट में पोजीशन और साइन चेंज कर लें, तो आपके पास क्या आंसर होगा वो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। ए है, बी है, सी है कि डी है, चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर कौन सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आप पे प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 वो सिंगुलर था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। हाँ जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था, हाँ जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो, जैसे कि हमारे पास डी ऑप्शन, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है। अच्छा जी, MCQ नंबर 19, ये मेरे ख्याल से पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कहते जी द मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगी, वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगी। तो क्या होगी जी लैम्डा की वैल्यू, चूँकि ए सिंगुलर है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के, और डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास लैम्डा 6 आ गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जी क्या, माइनर, ठीक है जी, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास कहता है कि इफ़ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई जे इज डिटरमाइंड ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ठीक है जी, ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है जी। जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट पड़ा होगा उस रो और कॉलम को इग्नोर करके बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको माइनर ऑफ द एलिमेंट्स कहा जाता है और उसको MIJ के साथ शो किया जाता है। जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास 20 है, ठीक है जी। कहते हैं जी ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है तो माइनर M12 क्या होगा, माइनर M12 क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या है 1 2 यानी फर्स्ट रो गई, ये फर्स्ट रो गई, और सेकंड कॉलम क्या, ये एलिमेंट्स के सेकंड कॉलम गया, तो हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम, तो A21 A23 A31 और A33 बच गया, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाया करता था, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाया करता था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनर होगा। अब जैसे कि MCQ नंबर 21 में कहते हैं जी ए दिया हुआ है तो द माइनर ऑफ 6 यानी जो मैट्रिक्स में 6 ये एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या होगा। तो माइनर कैसे फाइंड आउट करने, 6 जिस रो में पड़ा हुआ है, जिस कॉलम में पड़ा हुआ है उसको इग्नोर कर दो, यानी सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो क्या बचा 1, तो यही इसका डिटर्मिनेंट ले लो 1 का, तो जो आंसर आएगा वो 6 का क्या होगा, माइनर हो जाएगा। जैसे कि सॉल्व करते हैं जी, ठीक है जी, हमने बताना था 6 का कोफैक्टर बताना था, तो 6 किस पोजीशन में है, सॉरी 6 का माइनर बताना है, तो 6 किस पोजीशन में है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी माइनर ऑफ 6 M21 बताना है। तो अगेन जी 6 जिस रो और जिस कॉलम में पड़ा उसको इग्नोर किया तो क्या बचा 1, और 1 का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1, तो ये इसका आंसर जो कि बी ऑप्शन है। अब मूव करते जी इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय, एक हाँ जी मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर के साथ शो करते हैं जबकि उसके कोफैक्टर को कैपिटल लेटर के साथ शो किया जाता है। और फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे AIJ है तो इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है जी -1 की पावर I + J और साथ माइनर आ जाएगा, ठीक है, साथ माइनर ऑफ द एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास A ऑप्शन है -1, ये फार्मूले का होगा और उसकी
पावर जो भी जिस पोजीशन में होगा उनका सम हो जाएगा और साथ उसी एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। जैसे कि MCQ नंबर हमारे पास 23 कहता है जी a इज इक्वल टू 2163 है, द कोफैक्टर ऑफ 6। ऊपर हमारे पास जो MCQ नंबर 21 था उसमें 6 का माइनर पूछ रहा था, अब कोफैक्टर पूछ रहा है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा जी, फाइंड आउट करते हैं जी। ठीक है जी, किसका कोफैक्टर बताना है, 6 का, जो कि किस पोजीशन पे 21, तो 6 का कोफैक्टर किससे शो करेंगे, कैपिटल A21 के साथ फार्मूला -1 की पावर क्या होगा जी 2 + 1 और साथ अगेन जिस माइनर ऑफ 6 का, यानी ये रो गई और ये कॉलम गया तो क्या बचा 1 और उसका डिटर्मिनेंट। अब -1 की पावर कितना बनेगा 3, जिसका आंसर -1 और 1 का डिटर्मिनेंट 1, तो क्या आंसर आ जाएगा -1 इसका आंसर, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है जी, ए ऑप्शन बन रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है जी, और इन दोनों को हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जी, वो पहले देख लेते हैं। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों, उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसके डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हों तो उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब डेफिनेशन अगर आप रीड आउट करो तो पहले हमारे पास किसकी डेफिनेशन है जी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। कहते हैं जी आ मैट्रिक्स इन विच द ऑल एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल आर 0, यानी मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले अगर एलिमेंट 0 हों तो उसे क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उसको कहा जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, इसी तरह अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है जी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, कहते हैं जी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज बिलो द मेन डायगोनल आर 0। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों तो उसे क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा जी, उसे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ज़रा एक बात याद रखिएगा। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स को देखता हूँ तो जैसे कि मैं इस एलिमेंट की पोजीशन देखता हूँ तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3। ठीक है जी, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, तो कौन सी वैल्यू बढ़ी, रो की कि कॉलम की, ठीक है कॉलम की। तो याद रखना है अगर किसी मैट्रिक्स में IJ लिखा हुआ है तो अगर I की वैल्यू लेस देन कॉलम की वैल्यू से, यानी I इज लेस देन J हो तो वो मेन डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट होगा, और अगर I की वैल्यू J से बड़ी हो तो वो मेन डायगोनल से नीचे का एलिमेंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि MCQ नंबर, ठीक है जी 24 में कहता है जी आ मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ। हाँ जी, कब ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, अपर ट्राइंगुलर के लिए क्या था कि डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस एलिमेंट को अगर कंसीडर करूं तो ये किस रो का है, थर्ड रो का, और किस कॉलम का है, फर्स्ट, तो इसमें रो कॉलम से बड़ा है तो I मस्ट बी ग्रेटर देन J होना चाहिए। तो अपर के लिए क्या होगा कि I मस्ट बी ग्रेटर देन J, और लोअर के लिए क्या होगा, I मस्ट बी लेस देन J होगा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब जैसे कि ये एक मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, अपर है, लोअर है, किस टाइप का है। हाँ जी, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 6 हैं और नीचे 0 है, तो नीचे अगर एलिमेंट्स 0 तो उसे क्या कहते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जी, उसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की तरफ। कहता है इफ़ A इज़ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर चाहे वो अपर हो या लोअर हो, ठीक है जी, उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है।
कहता है जी इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। अगर मेरे पास आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को कहते हैं किसी मैट्रिक्स का और वो ट्रायंगुलर है यानी वो अपर या लोअर है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रोडक्ट आप लोगों ने फ़ौरन लिख देनी है। तो जैसे कि 1, 3, 8 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा 24, तो इसका आंसर क्या होगा 24 हो जाएगा। ओके होगा, ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है जी, ऐसी इक्वेशन जिसमें हर डिग्री की हर टर्म की वेरिएबल की पावर सेम हो और कांस्टेंट उसमें से मिस हो, यानी कांस्टेंट कोई भी ना हो। जैसे ax + by = k, k कांस्टेंट है, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए k 0 होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन होगी, ठीक है, डी ऑप्शन है। होमोजीनियस के लिए डी ऑप्शन है। और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम और साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो वो आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जिसमें खुद कह रहे हैं जी ax + by = k है, ना a 0 है ना b और ना ही k, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट डेफिनेशन कंसिस्टेंट इक्वेशंस जी। कौन सी कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़, अगर किसी भी इक्वेशन का जो आंसर है वो आपके पास आ जाए, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट उस सिस्टम के आंसर हो, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहा करते हैं, उस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाता है। जबकि इनकंसिस्टेंट क्या होता है जी, ठीक है जी, जिसका आंसर पॉसिबल ही ना हो, जिसका आंसर पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि MCQ नंबर 32 में द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, यानी वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर उसका आंसर पॉसिबल ही ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। अच्छा जी अब मूव करते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ। जब आप होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते, चाहे नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है ना, अगर उसका आंसर 0, 0, 0 आ जाए तो उस आंसर को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अगर आप क्रैमर रूल में जैसे आप लोगों ने किया था, अगर किसी भी x, y, z का आंसर 0, 0 आ जाता है तो फिर वो आपका जो सॉल्यूशन होता है उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि MCQ नंबर 34 में कहता है द ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज, तो क्या आंसर था, ठीक है जी। अगर x, y, z का आंसर, ठीक है जी, x, y, z का आंसर 0, 0 हो तो वो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, जैसे कि हमारे पास डी ऑप्शन है। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 35 की तरफ। कहते हैं जी द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ, हाँ जी, कब ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जब डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जी क्या होगा, कहता है जी द सॉल्यूशन ऑफ अदर देन 0, 0, 0 ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज कॉल्ड, अगर 0, 0, 0 के अलावा कोई आंसर आता है तो उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है जी, ठीक है जी। 0, 0 आ गया तो वो आपका ट्रिवियल होगा और 0 के अलावा कोई आंसर आता है तो वो आपका नॉन ट्रिवियल होगा। अब जी नेक्स्ट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये क्या होता था, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती थी, ठीक है जी, आफ्टर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, जिसे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है एचलॉन फॉर्म मैट्रिक्स कहते हैं। MCQ नंबर 37 हमारे पास है जी क्या, ठीक है जी, कहते हैं जी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म मैट्रिक्स इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं जी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा जी MCQ नंबर 38, ठीक है जी, 2 डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं और दोनों 2/2 के हैं, तो कहता है जी अगर ये आपस में इक्वल है तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा 3 - x², सेकंड का क्या होगा 3 - 8। तो इसको सॉल्व करके बताइएगा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आपके लिए है। अच्छा जी MCQ नंबर 39,
ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहते हैं ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा बीटा गैमा के, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा के, या 1 के, या फिर 0 के जी, तो किसके इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ऐड करूं तो क्या होगा, बीटा प्लस गैमा में अगर अल्फ़ा को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इधर गैमा प्लस अल्फ़ा में अगर मैं बीटा ऐड कर दूँ तो ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इसी तरह यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद 1 1 1 बचेगा। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स फिर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 40, ये भी बड़ा इजी है, ठीक है। एक्सपेंड आप लोगों ने नहीं करना, टाइम नहीं होता। देखिए इसमें क्या है, ठीक है जी। अगर आप थर्ड कॉलम को देखें तो थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है, x और साथ 3, ठीक है जी, x और साथ 3 यानी 3x कॉमन है। जब आप 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 2 और 3, जो कि फर्स्ट कॉलम के इक्वल है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 41, एमसीक्यू नंबर 41, ठीक है जी। इसमें कोई रो कॉलम सेम नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, अगर आप थर्ड कॉलम में सेकंड को ऐड कर दें तो क्या होगा, या सेकंड में थर्ड को ऐड करें तो क्या होगा, यानी 3 में -1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 2, ये 2 है। 1 में 0 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 1 1 है। -3 में 5 तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर ये इक्वल होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 42 ज़रा देखिए, ठीक है जी। काफ़ी लेंथी लग रहा है मगर बहुत शॉर्ट ही है, ठीक है। कहता है जी अगर ये है तो इसका आंसर ABC XYZ या A + B + XYZ होगा या 0 होगा, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है जी। ठीक है, मेरे पास मैट्रिक्स ये था, क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस कर दें, यानी 2A + 2x में से A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बच जाएगा। इसी तरह B + 2y में से B माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2y। इसी तरह C + 2z में से C माइनस करेंगे तो 2z रह जाएगा। ओके जी। अब सेकंड रो में से क्या कॉमन है, 2। जब आपने कॉमन उसमें से ले लिया तो क्या बचेगा, XYZ। तो अगर आप देखें तो सेकंड रो और थर्ड रो कैसे है, सेम। डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज और 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 43, एमसीक्यू नंबर 43, ये आपकी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था लॉ के लिहाज से, ठीक है। उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों ने याद किया होगा या देखते साथ ही आंसर याद आ गया होगा, ठीक है ना। क्या आंसर था इसका, A - B B - C × C - A था, ठीक है ना। ये आंसर याद था, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, आंसर आपको याद होगा। सेम एमसीक्यू नंबर 44 भी है, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज है कि यहाँ पे जो कॉलम है वो रो में आ चुका हुआ है और ABC की जगह XYZ आ चुके हुए हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी तो वैसे याद ही होगी कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स का आंसर सेम होता है। तो ये असल में एक ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, C ऑप्शन होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखने, ठीक है जी। इसी के साथ आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।